अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेडलाइंस। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए दिन भर की खास खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान साहब अभी काफ़ी अरसा मजीद अटक जेल में रहेंगे। उनकी जो दरख्वास्त ज़मानत बादस गिरफ्तारी थी उसकी आज समाअत नहीं हो सकी क्योंकि स्पेशल जज जो हैं अबुल हसनात वो आज छुट्टी पर चले गए हैं और तकरीबन 8 सितंबर तक उनकी वापसी का कोई इम्कान नहीं है। इमरान खान साहब के वकला जो है आज अदालत में पेश हुए तो उनको बताया गया कि जज साहब जो हैं उनकी अहलिया की तबीयत नासाज है जिसकी वजह से वो 8 सितंबर तक छुट्टी पर है और आप उसके बाद अपनी दरख्वास्त लेकर आए। तो इमरान खान के वकला की टीम जो थी उन्होंने कहा कि नहीं, हम ऑन ड्यूटी जो जज है उसके सामने पेश होना चाहते हैं। वो जवाद साहब के सामने पेश हुए, जस्टिस जवाद साहब थे ऑन ड्यूटी जज। उन्होंने उनको बताया कि ये स्पेशल जो केस है, स्पेशल अदालत का बना हुआ केस जो है, सीक्रेट एक्ट के जो अदालत है उसकी केस मैं नहीं सुन सकता। मैं ऑन ड्यूटी जज ज़रूर हूँ लेकिन उसका केस सुनने के लिए अबुल हसनात साहब ही आकर सुनेंगे। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टू एंड फ्रो हुआ इमरान खान साहब के वकला और जज साहब के दरमियान। बाबर अवान साहब ने उनको कहा कि आप जज हैं, जज बाथरूम में भी जज होता है, सब्ज़ी ख़रीदते हुए भी जज होता है, आप हमें रिलीफ दें। जिसके ऊपर जज ने उनको अपनी जो तमाम तर ताकत है वो पढ़कर सुनाई। उन्होंने बताया कि ऑन ड्यूटी जज के पास क्या इख्तियारात हैं। उन्होंने कागज़ से पढ़कर सुनाया और बताया उनको कि मेरे पास ये इख्तियार नहीं है कि मैं स्पेशल सीक्रेट कोर्ट जो बनाई गई है, जो कि स्पेशल सीक्रेट एक्ट के तहत बनाई गई है, उसकी जो बात है वो मैं सुन सकूँ। आप इस पर बाबर अवान साहब ने कहा आप हमारी दरख्वास्त तो वसूल कर लें वरना हम हाई कोर्ट चले जाएंगे और वहाँ जाकर हम कहेंगे कि जज साहब मजबूर हैं। इस पर जज साहब ने उनको कहा कि आप मुझे जानते नहीं हैं इसलिए आपने मजबूरी का वर्ड इस्तेमाल कर लिया। आप दरख्वास्त लिखना चाहते हैं लिख लें, मैं आपकी दरख्वास्त वसूल कर लूँगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास इख्तियार नहीं है कि मैं इस केस को सुन सकूँ। इमरान खान साहब के जो वकला थे उन्होंने अदालत में बैठे हुए ही दरख्वास्त लिख दी और जज साहब के सामने पेश कर दी। जज साहब ने कहा कि इसके ऊपर मैं बाद में समाअत करूँगा। बाद में जज साहब ने यह बताया कि मैं इस केस के ऊपर समाअत नहीं कर सकता। इमरान खान साहब के जो वकला हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को साइफर केस के अंदर जो उनका रिमांड हुआ है उसके अंदर बादस जो उनकी गिरफ्तारी के बाद की ज़मानत है वो मिल जाए, क्योंकि वो तोशाखाना केस के अंदर तो पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी सज़ा सस्पेंड कर चुकी है और उनकी रिहाई का हुक्म दे चुकी है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर निकल आए, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा क्योंकि साइफर का केस जो है उसके अंदर अदालत को वो केस साइफर वाला जो है उसको एक ख़ास मुकर्रर मुद्दत के अंदर ख़त्म करना है जो कि 30 दिन की मुद्दत है। तो आने वाले दिनों के अंदर ऐसा महसूस होता है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको साइफर अदालत से भी सज़ा हो जाएगी और उसके बाद जो उनकी अटक जेल के अंदर असीरी है वो इसी तरह ही कायम रहेगी। इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो मुसलसल ये कोशिश करते हैं, मुसलसल जजेस के पास जाते हैं, बहुत सारे वकला इकट्ठे पेश हो जाते हैं, बड़े बड़े नाम लेकर जाते हैं। उनका ख्याल होता है कि जो लो कोर्ट्स के जजेस हैं वो इतने बड़े बड़े नामों के सामने शायद ठहर नहीं पाएंगे और वो इमरान खान साहब को फौरी रिलीफ दे देंगे। आज तो इमरान खान साहब को कोई रिलीफ नहीं मिल सका और अब मामला जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बॉल जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कोर्ट में चला गया है। वहाँ देखना होगा कि जब इमरान खान साहब के वकला वहाँ पर अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे कि जज अबुल हसनात साहब जो हैं वो छुट्टी पर चले गए हुए हैं, तो उससे पहले जो है वो इमरान खान साहब को ज़मानत दे दी जाए, तो वहाँ पर क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इमरान खान साहब जो हैं उनकी अटक जेल के अंदर जो टाइम है वो गुजरता उनको सितंबर तकरीबन ऐसा फ़ील होता है कि सारा का सारा सितंबर भी उनका वहीं पर गुजर जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इमरान खान साहब की सज़ा जो है वो मुअत्तल ज़रूर हुई है, ख़त्म नहीं हुई और इमरान खान साहब जो हैं उनकी नाअहली भी बरकरार है। अब आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्या मुख्तलिफ बातें भी आ रही हैं अटक जेल से। उनके जो वकील थे उन्होंने उस दिन भी ये बात की थी कि इमरान खान साहब जो है सियासी जमातों समेत तमाम लोगों से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, सूरत हाल कुछ यूँ है कि दूसरे जो लोग हैं वो इमरान खान साहब से मुज़ाकरात करने पर आमादा नहीं नज़र आ रहे। तो आने वाले दिनों में यहाँ पर मसाइल पैदा होंगे। एक और ख़बर हमारे पास है वो है सदर आरिफ अलवी से मुतल्लिक। सदर आरिफ अलवी साहब का जो टाइम है एज सदारत वो अगले 4-5 रोज़ में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद असूली तौर पर तो एक नए सदर का इंतखाब होना था, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ना तो कौमी असम्बली मौजूद है ना ही सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं, तो सदर का जो इंतखाब है वो लटकता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में वज़ारत कानून ने जो कहा है वो सदर साहब को यही कहा है कि आप कंटिन्यू करें जब तक नया सदर नहीं आता। इस पर अभी आरिफ अलवी साहब ने कोई फ़ैसला नहीं किया। वैसे भी मौजूदा जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके जहन में ये बात भी है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से सदर लगाए गए थे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर बड़े मुश्किल वक्त है, तो आने वाले दिनों में अगर सदर साहब अपने ओहदे पर कायम रहते हैं तो क्या वो न्यूट्रलिटी से अपने ओहदे पर कायम रहेंगे या वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को फेवर्स देने की कोशिश करेंगे जैसे कि वो माजी में देते हैं। आप सबको याद होगा कि उन्होंने इमरान खान साहब की लेटर के ऊपर एक असम्बली भी तहलील कर दी थी जो कि वो नहीं कर सकते थे। उनको कानूनी तौर पर पता था कि वो ये नहीं कर सकते। उन्होंने कानून की धज्जियाँ उड़ाई थीं, लेकिन
उन्होंने अपनी तहरीक इंसाफ जो पार्टी थी उसकी सपोर्ट की। पिछले दिनों सदर साहब ने जो दो कवानीन थे उनके पास होने के ऊपर भी बड़ी बात की। उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए कहा कि मुझे पता ही नहीं चला, मेरे जो मातहत लोग थे उन्होंने मेरे से पूछे बगैर ये तमाम हरकत की। तो सदर साहब के जो सेक्रेटरी थे वो तो चले गए हैं, लेकिन अभी तक जो नए सदर साहब ने जो नाम उन्होंने दिया था जिन खातून का कि वो मेरी सेक्रेटरी बन जाए, उन्होंने इनकार कर दिया। और इस वक्त जो सिविलियन ब्यूरोक्रेसी है इस्लामाबाद के अंदर, सीनियर ब्यूरोक्रेसी, उसके अंदर कोई शख्स भी ऐसा शायद नज़र नहीं आ रहा जो सदर साहब के साथ काम करने पर आमादा हो। तो ऐसी सूरत हाल में जबकि ब्यूरोक्रेट्स भी सदर साहब के साथ काम करने पर आमादा नहीं हैं, उस सूरत हाल में सदर साहब को अगर कंटिन्यू करने के लिए कहा जाता है और वो कंटिन्यू कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में नए कानूनी मामला जो पैदा होंगे उसके अंदर भी मसाइल होंगे। सदर साहब बैक डाउन नहीं करने वाले। सदर साहब अगर इलेक्शन की डेट अनाउंस कर देते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उस डेट से एग्री नहीं करता तो मामला फिर अदालतों में जाने वाला हो जाएगा। तो आने वाले दिनों के अंदर ये भी देखना होगा। वैसे तो साजिद सिंजरानी साहब जो हैं वो कायम मकाम सदर बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त फिर चेयरमैन सेनेट कोई नहीं रहेगा। तो इस वक्त जो कोशिश की जा रही है वो यही है कि सदर आरिफ अलवी साहब को ये कहा जाए कि वो सदराती मनसब पर ही कायम रहें, तब तक कंटिन्यू करें जब तक कि नई असम्बलियाँ नहीं आ जाती और नया जो है वो इलेक्शन नहीं हो पाता और वहाँ से ये फैसला नहीं हो पाता कि कौन जो है वो नया सदर बनेगा। वज़ारत कानून ने इस सिलसिले में वज़ीर जो कानून है मौजूदा इंटरिम गवर्नमेंट के, उनकी भी सदर साहब से एक मुलाकात हो चुकी है। हमें ये भी पता है कि शायद सदर साहब से आला फ़ौजी अफसरान की भी कोई मुलाकात हुई है जिसके अंदर सदर साहब से दरख्वास्त की गई है कि वो जो है ख़ुद को न्यूट्रल रखें मामलात में और किसी सियासी जमात की साइड मत लें। आखिरी जो खबर है हमारे पास वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो चपकलिश का आगाज़ हो गया है उसके बारे में है। ये चपकलिश का आगाज़ इस तरह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, उन्होंने महंगाई के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया और कहा कि आवाम के ऊपर महंगाई का जो पहाड़ इस वक्त टूट पड़ा है वो बहुत गलत है और उसको वापस लिया जाना चाहिए। इसके बाद फिर जो एहसन इकबाल साहब हैं, साबिक दौरे हुकूमत में वज़ीर प्लानिंग भी रह चुके हैं, उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जो चीनी की एक्सपोर्ट करने की बात थी, यानी कि जो पाकिस्तान से चीनी एक्सपोर्ट की गई बाहर और उसके बाद अब पाकिस्तान के अंदर चीनी की शॉर्टेज हो गई है और बाहर से फिर अब नए सिरे से चीनी पाकिस्तान दरामद करनी पड़ेगी, इंपोर्ट करनी पड़ेगी। तो जो एक्सपोर्ट की गई चीनी वो फ़ैसला जो था वो नवीद कमर साहब का था, जो वज़ीर ट्रेड थे उस वक्त, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनकी गलती थी जिसकी वजह से अब भुगतान जो है वो सारी आवाम को भुगतना पड़ेगा। पीपल्स पार्टी भी पीछे कैसे रह सकती थी, इलेक्शन का टाइम आ चुका है सर पर, तो उन्होंने भी आकर बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। वज़ीर आज़म साहब जो थे वो तो मुस्लिम लीग नून के थे, तो उनको इस बात की ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए। अब मसला इस वक्त ये है कि आवाम के ऊपर महंगाई का पहाड़ टूट चुका है, बिजली भी महंगी हो चुकी है, इसी तरह बहुत सारे और भी चीज़ें महंगी हैं, गैस महंगी है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स महंगे हैं, और इस सब के साथ जो जनरली इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है वो ऊपर जाता नज़र आ रहा है। ऐसे में चीनी की जो एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस करता है, पाकिस्तान वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड है, और पाकिस्तान जो है अगर उसको इस बात का एहसास था कि उनके पास स्टॉक में चीनी कम मौजूद है तो फिर एक्सपोर्ट क्यों की गई। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस पर कुछ सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक ऐसा फैसला है जिससे आम आवाम को नुकसान पहुंचा। इस वक्त मार्केट में चीनी जो है वो 200 रुपये भी क्रॉस कर चुकी है, जबकि हमने जब एक्सपोर्ट की थी तो ये 112 या 18 रुपये के ऊपर एक्सपोर्ट हुई थी। अब जब हम इंपोर्ट करेंगे तो तकरीबन 180-90 रुपये की वो इंपोर्ट होगी। ब्राज़ील से जो चीनी मंगवाई जा रही है वो महंगी होगी। तो ये फ़ैसला किसने किया था, कौन ज़िम्मेदार है इस फैसले का? ये फ़ैसला जो है ये आवाम के ऊपर है ऑब्वियसली, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपना बोझ उठाकर किसी और के सर पर नहीं डाल सकती। ऐसे नहीं कर सकती कि उनका जो वज़ीर है उसने जो फ़ैसला किया उसका बहुतान भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सहरे चला जाए। और इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनका वज़ीर आज़म था, कैबिनेट में डिस्कशन हुई होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वज़ीर अपने ऊपर ही फ़ैसला इस तरह का कर ले। तो जो कैबिनेट में अप्रूवल दिया गया था तब जो वज़रा थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बारे में सवाल क्यों नहीं उठाए, उनको ज़िम्मेदारी क्यों नहीं लेनी पड़ी? अब हम ये देख रहे हैं कि चूँकि कोलिशन गवर्नमेंट थी तो इसमें हर जो पार्टी थी शामिल इक़्तिदार में वो यही कोशिश कर रही है कि उनके ऊपर जो है मलबा ना पड़े। जो महंगाई हुई है उसका जो हुकूमती नाकामियों की वजह से आवाम को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, इस वक्त इनकी सारी सियासी जमातों की यही कोशिश है कि उसका मलबा उनकी सियासी जमात पर ना पड़े बल्कि दूसरी सियासी जमात पर पड़ जाए। अब आने वाले दिनों में ये भी देखना होगा कि और मज़ीद ये लड़ाई किस कदर आगे जाती है। इसकी वन ऑफ द रीज़न तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो शायद एक्सपेक्ट कर रही थी कि आने वाले इंतखाबात के अंदर उनको इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ खास सपोर्ट करेगी और उसके बाद जो है वज़ीर आज़म उनकी पार्टी की तरफ से आ जाएगा। लेकिन पंजाब के अंदर जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद यहाँ पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी बना दी गई पंजाब के अंदर। इस तरह बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जम नहीं हुई बल्कि अपनी जगह मौजूद है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में चला गया। तो ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है जरदारी साहब के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए, जिन्होंने ये प्लान करके रखा हुआ था कि आने वाले दिनों के अंदर ये जब इलेक्शन
होंगे तो वो इतनी ज़्यादा सीटें ले आएंगे कि ज़्यादा सीटें उनकी होंगी, और अगर क्लियर मेजॉरिटी उनके पास नहीं भी होगी तो जो कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी उसके अंदर शायद बिलावल भुट्टो साहब या कोई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रहनुमा जो है वो वज़ीर आज़म के ओहदे का उम्मीदवार होगा। लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा, तो शायद फ्रस्ट्रेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर, जिसकी वजह से वो पहले तो इलेक्शन की डेट के ऊपर उन्होंने बयानबाजी की, जबकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर उन्होंने खुद उस बात को अप्रूव किया था कि नए इलेक्शन जो है वो नई हल्का बंदियों पर होंगे। उसके फ़ौरन बाद ही आकर उन्होंने उसके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सारा कसूर है, और अभी महंगाई के ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसा ही करना चाहती है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी पीछे नहीं रहेगी। जो गलत फैसले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़रा ने किए थे वो उनको याद दिलाते रहेंगे। तो जो चपकलश है उसका आगाज़ हो चुका है, इलेक्शन का टाइम आ चुका है। ऐसे में जो पुराने इत्तेहादी होते हैं, साथी होते हैं, उनको भी इलेक्शन लड़ना है, सब ने अपने अपने टिकट्स के ऊपर इलेक्शन लड़ना है। तो इस किस्म की बातें आने वाले दिनों में भी आपको मज़ीद होती नजर आएंगी। अब तक के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपके साथ मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।